क्या सच में वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है? और ये आर्टिकल 356 जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आखिर ये कब और कैसे लागू होता है? चलिए आज इसी पूरे मामले को एकदम सिंपल तरीके से डिकोड करते हैं। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। जैसा कि हमने अभी बात की, वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसने एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल के विवाद को समझेंगे, फिर जानेंगे कि आर्टिकल 356 है क्या और क्या चुनाव के दौरान इसे लगाया जा सकता है, इसके आधार क्या हैं, इससे जुड़ा बड़ा विवाद क्या है, और आखिर में हम कुछ जरूरी की टेकअवेज पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरी बहस आखिर शुरू कहाँ से हुई। मामला है वेस्ट बंगाल का, जहां हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इसे एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बना दिया है। इस पूरी बहस की आग में घी डालने का काम किया वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान ने। उन्होंने कहा कि अगर हिंसा होती है तो बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और बस इस एक बयान ने एक लोकल मुद्दे को नेशनल डिबेट में बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह बयान आया क्यों? देखिए, मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, इसके पीछे कई कड़ियां हैं। पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट के 60 लाख नामों को लेकर विवाद हुआ। फिर 1 अप्रैल को 7 जजों की एक टीम पर हमला हुआ और उन्हें 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी और केस सीबीआई और एनआईए को सौंप दिया। इसी पूरे बैकग्राउंड में मुख्यमंत्री ने इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बताया और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका जताई। तो आप देख सकते हैं कि टकराव के कई पॉइंट्स हैं। एक तरफ वोटर लिस्ट के 12 लाख मामले अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। दूसरी तरफ जजों पर हमला स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और इन सबके बीच इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार से पूछे बिना बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले कर दिए। अब ईसी का कहना है कि ये फेयर इलेक्शंस के लिए जरूरी है, जबकि राज्य सरकार इसे अपने काम में सीधी दखल अंदाजी मान रही है। अच्छा, वेस्ट बंगाल के इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद चलिए अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर आते हैं जो इस पूरी बहस के सेंटर में है, आर्टिकल 356। तो आखिर ये आर्टिकल 356 है क्या? इसे प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है तो सेंटर उस राज्य का शासन सीधे अपने कंट्रोल में ले सकती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी सवाल उठता है, क्या चुनाव की प्रक्रिया और राष्ट्रपति शासन ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या किसी राज्य में चुनाव की घोषणा होने और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी के लागू होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? और इसका एक शब्द में जवाब है हाँ, जी हाँ, बिल्कुल लगाया जा सकता है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या एमसीसी कोई कानून नहीं है। ये बस कुछ गाइडलाइंस हैं जिन पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज सहमत होती हैं। दूसरी तरफ आर्टिकल 356 हमारे संविधान का हिस्सा है, जो देश का सर्वोच्च कानून है। तो जाहिर सी बात है, कुछ गाइडलाइंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकती। तो अब ये तो क्लियर है कि इसे लगाया जा सकता है, पर अगला सवाल है कि किन ग्राउंड्स पर, मतलब आर्टिकल 356 को लागू करने के आधार क्या हैं? इसके 2 मेन ग्राउंड्स हैं। पहला, जो काफी आम है, वो है जब कोई सरकार विधानसभा में अपनी मेजॉरिटी खो दे, मतलब नंबर्स न हो। लेकिन दूसरा कारण बहुत एक्सेप्शनल है, जिसे कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसका मतलब ये है कि भले ही सरकार के पास बहुमत हो, लेकिन राज्य में हिंसा, अराजकता फैल जाए या लॉ एंड ऑर्डर इतना फेल हो जाए कि शासन चलाना ही नामुमकिन हो जाए। और वेस्ट बंगाल का जो मामला है वो इसी दूसरी कैटेगरी को लेकर बहस का मुद्दा बना हुआ है। और इसे लागू करने का प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप है ट्रिगर। ये तब होता है जब प्रेसिडेंट को या तो स्टेट के गवर्नर से एक रिपोर्ट मिलती है या वो किसी और वजह से इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल सकता। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, प्रोक्लेमेशन। इसमें भारत के राष्ट्रपति एक घोषणा जारी कर स्टेट गवर्नमेंट के सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस घोषणा को 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अप्रूव कराना भी जरूरी होता है। चलिए अब इस टेक्निकल प्रोसेस से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस बड़ी बहस पे आते हैं जो आर्टिकल 356 को लेकर हमेशा से चलती रही है।
क्या ये केंद्र के हाथ में राज्यों को कंट्रोल करने का एक हथियार है? सच तो यह है कि आर्टिकल 356 भारतीय संविधान के सबसे ज्यादा विवादित प्रोविजंस में से एक है। हिस्ट्री में कई बार इस पर पॉलिटिकल मिसयूज के आरोप लगे हैं, लेकिन इसके मिसयूज को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा सेफ गार्ड भी है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1994 के SR बोम्बई केस में आया। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का फैसला मनमाना नहीं हो सकता। इसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है और सरकार को फ्लोर टेस्ट का मौका दिए बिना विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इस एक फैसले ने आर्टिकल 356 के मनमाने इस्तेमाल पर बहुत बड़ी रोक लगाई। अब एक सवाल सीधे आप लोगों से। अगर आप पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि बोम्बई केस के बाद भी आर्टिकल 356 का मिसयूज होता है? और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म यानी हमारे भारतीय संघवाद के लिए इसके क्या मायने हैं। तो हमारे की टेकअवेज क्या हैं? पहला, चुनाव के दौरान राष्ट्रपति शासन लगाना संवैधानिक रूप से पॉसिबल है क्योंकि MCC संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा, वेस्ट बंगाल की जो मौजूदा स्थिति है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के दावों पर आधारित है। तीसरा, आखिरी फैसला प्रेसिडेंट का होता है जो गवर्नर की रिपोर्ट पर आधारित होता है, लेकिन ये फैसला जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। और सबसे जरूरी बात, ये सारी घटनाएं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट ऑटोनॉमी और सेंट्रल ओवरसाइट के बीच के बेहद नाजुक संतुलन को दिखाती हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 356 को इंडियन फेडरलिज्म का सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल टूल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही और भी एग्जाम फोकस्ड पॉलिटी एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।